वास्तव में ये किताबों में होना चाहिए। मगर मैंने प्रयास करूंगी कहाँ, क्योंकि मैं किसी भी सरकारी वैसे ओहदे पे नहीं हूँ कि मैं कुछ कलम से लिखूँ और कुछ हो जाए। मगर कभी कभी होता है, माँ को हर समय कलम नहीं चलानी पड़ती, वो बोलती है तो भी कई कई बार मानना तो बात सही है। और उनकी जो माँ कविता है, मैं आपको बताऊं कि ये दोनों के भाव कभी कभी मैं देख रही थी कि उनके भी जो माँ कविता में भाव हैं, और अशोक जी आपके भी मैंने देखा कि देश की कन्या, क्या लिखा है आपने कविता, बहुत बहुत सुंदर लगा। कहीं ना कहीं मतलब दोनों में मालूम नहीं दोनों के मन में क्या क्या भाव थे। देश की कन्या जो अशोक जी ने लिखा है, और उसमें भी उन्होंने जिस तरीके से बात की है कि न हूँ मैं बंदिनी सुन लो, न हूँ अवलंबिनी सुन लो, सृजन की शक्ति है मुझ में, अतुल अनुरक्ति है मुझ में, मैं बौद्धिक हूँ, विलक्षण हूँ, त्वरा तत्पर प्रतिक्षण हूँ, मैं प्रतिभा हूँ, मैं क्षमता हूँ, मैं जननी हूँ, मैं ममता हूँ, सहारे की हथेली हूँ, कहा तुमने पहली हूँ। तुम तो पहली मानते हो, मगर मैं सहारे की हथेली हूँ। मेरे हाथ में इतनी ताकत है, मैं अपने हाथ से सहारा दे सकती हूँ। और ओम जी ने माँ नाम की अपनी कविता में जो लिखा, कोई तक कविता आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। माँ को हमेशा ममता की प्रतीक वगैरह वगैरह सब कुछ कहा जाता है, लेकिन मुझे उनकी एक लाइन जो अच्छी लगी, जो आज हमने सब लोगों ने, या मैं कहूँ स्त्री शक्ति ने जो ध्यान में कि मुझ में क्या ताकत है, तो उन्होंने कहा माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। आशीर्वाद का नहीं, केवल बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा कम से कम इस एक लाइन में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ पुरुष घर छोड़ के चला जाता है, या पुरुष तलाक देके बाद जो भी हो पत्नी को छोड़ता है, मगर माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। पति की मृत्यु होती है, पत्नी की उम्र कम रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको लगता है अब कैसे करेगी, मगर सब में वो अपनी नैया पार कर लेती है, अपने बच्चों की उंगली इकट्ठी पकड़ कर उनको मार्गदर्शन करती है। और अगर किसी, माफ़ करना अशोक जी, कल कविता का विषय मत बनाना, मगर किसी की पत्नी का देहांत जल्दी होता है तो चर्चा शुरू होती है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, अब क्या करेगा, दूसरी शादी करना ही पड़ेगी। ये मजबूत कंधे हैं। मैं जो भाव आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय नहीं मन में आता, भाव आता है कि अब ये कैसे करेगी, मगर वो करके दिखाती है। वो बच्चों को बड़ा करती है अपने मजबूत कंधे पे लेकर के। तो वो चूड़ी वाले हाथ नहीं, ओम ने जो बात कही मुझे वो महत्वपूर्ण लगी। वो आज साक्षात यहाँ बैठी है, इस उम्र में भी वो दुख झेलते हुए सबको आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ आई। ये बड़ी बात है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये माँ पर कविता, पिता पर कविता क्यों सूझी होगी उनको, ये कहाँ की बातें, तो ये उनके संस्कार है कहीं ना कहीं। आपको लगेगा आपको कहाँ दिखे उनके संस्कार, मैंने जैसे कहा ना, बोलने में नहीं दिखते, व्यवहार में दिखते हैं। किसी ने उनकी एक बात लिखी है इसमें, उनका स्वभाव क्या था, उस स्वभाव से संस्कार दिख रहे। उनका स्वभाव था ऐसा, यहाँ लिखा कि कहीं कार्यक्रम में जाते थे और रात को जब कार्यक्रम से वापस आते थे, 3-4 दोस्त साथ में हो, पत्नी भी साथ में हो, जानती होगी यहाँ पर भाभी बैठी है, तो वो ये कहते थे यार अब सब लोग घर में जाके कहाँ खाना खाने, चलो अपन एक जगह कहीं खाना खाते। कोई बोलता था अरे नहीं नहीं, भाभी भी बोलती होगी घर में तो खाना बना है, सबके घर में बना है। तो उसमें ये लिखा है कि ठीक है सबके घर में बना है, तुम्हारे मेरे जैसा कोई हो तो मैं सच बताती हूँ हमारे मुंह से अनायास निकलेगा अरे बना है तो कल खा लेना। ठीक बात है ना, अरे बना है तो कल खा लेना, रख देना पे हो जाएगा यार, काम आएगा। ओम जी ने ये नहीं कहा है। अच्छा सबके घर में बना है ना, कोई बात नहीं, सबके घर से अपन ले आते हैं और एक जगह खाते हैं।
देखो, बहुत बड़ी बात है इस संस्कार में। यानी बना है तो कल खा लेना नहीं, बना है तो आज रहने दो यार, फिर भी आज इकट्ठा खाते नहीं। अपने अपने घर से हम टिफिन भर के लाते हैं, मगर एक जगह बैठ करके मिल बांट के खाते हैं। बहुत बड़ा भाव इसमें है, और ये ओम जी का स्वभाव है। मैं चाहूँगी, कवि तो बड़े थे, वो तो हमने झलक देखी है, मगर ये जो मन का भाव है, और इसलिए लगता है ये जो संस्कार थे, कई सारी छोटी मोटी बातें, कैसी मदद करते थे, क्या करते थे, ये सब इसमें आया है। और इससे यह दिखता है कि कितना बड़ा भाव उस व्यक्ति के मन में था, कैसे उनके संस्कार थे, और ऐसे संस्कारी मन से ही अच्छी कविता। कभी कभी होता है ना, बहुत सारी कविता करी तो हो सकता है अशोक जी, आपको भी कभी को लोग बोलते होंगे, यार अशोक जी ये एक ही कविता करते तो भी आप बड़े हो गए, बाकी कविता नहीं भी करे तो चले। वैसे ओम जी करके गए, माता पिता पर जो एक कविता करके गए, लगता है जीवन पूरा समेट लिया उसमें। और ऐसे ये कवि मेरे मन में आया, क्योंकि ये भी होता है, ये काव्य करना ये भी लस है, लगती है कहीं ना कहीं। और आज यहाँ सभी लोग कविता में बोल रहे हैं, मैं कवियत्री नहीं हूँ, मगर मेरे मन में भी भाव आया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जानती हूँ यह मेरा मंच नहीं, इसका मुझे जरा सा भी रंच नहीं। और ये मैं हमेशा इसलिए बोली कि अगर किसी कवि गोष्ठी में जाऊँ, किसी काव्य के कार्यक्रम में जाऊँ, तो कुछ तो इच्छा होती है 2 लाइन बोलने की। मैं दूसरों की लाइनें कम बोलती हूँ, मगर ये बोल के बोलती हूँ कि मैं कवियत्री नहीं हूँ। और इसलिए मैं बोलती हूँ, जानती हूँ यह मेरा मंच नहीं, इसका मुझे जरा सा भी रंच नहीं। कवियत्री न होने का दुख नहीं है, भाई नहीं हूँ तो नहीं हूँ। मगर एक बात बताती हूँ, आप भी जानते हो अशोक जी, आपने तो अपने कविता में लिखा है, हंसना हंसाना कोई खेल नहीं। इतना आसान नहीं है किसी को हंसाना। या आपके भी, अगर मैं हंसो या मरो कविता पढ़ूँ तो उसमें आपने लिखा है। लेकिन एक बात और भी है अशोक जी, कहीं ना कहीं हंसाने में हम यानी नेता, मुझे लोग नेता कम मानते हैं, मगर हम नेता भी आपकी मदद तो करते हैं। हाँ, और आपकी कविता में आपने लिखा, ठीक है ना, मगर फिर भी वो खुद भी इस बात को मानते हैं, मैं भी मानती हूँ कि हंसना हंसाना कोई खेल नहीं, मगर लेकिन माँ की गोदी में खिलखिलाते बच्चे का कोई मेल नहीं। जो हंसना है ना, होना कैसे चाहिए, माँ की गोदी में खिलखिलाते बच्चे का। माँ जब गोदी में लेके बच्चे को, और वो जो बच्चा खिलखिला के हंसता है, इसका कोई मेल नहीं है। किसी भी कवि सम्मेलन में हंसी नहीं आएगी, इसलिए माँ पर कविता लिखी है। वो निरागसता है, वो निरपेक्ष भाव की, दोनों की निरपेक्ष भाव से आई हुई हंसी है। और इसलिए ओम जी ने जो लिखा है, माँ की ममता मातृत्व, पिता का कर्तृत्व पर लिखे ओम जी, आपकी कविता का कोई जोड़ नहीं है। माँ की ममता मातृत्व, पिता का कर्तृत्व पर लिखे आपकी कविता का कोई जोड़ नहीं है। लेकिन आपने जितना अच्छा लिखा है, उसके साथ एक बात और भी है, लेकिन आप पर भी ओम जी, आप पर भी ये काव्य प्रेमियों द्वारा किया हुआ स्नेह की भी, क्योंकि आज जिस तरीके से यहाँ पर लोग एकत्रित हैं, जिस तरीके से याद किया जा रहा है, इसलिए मैं कहूँगी कि आपकी लिखी कविता का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन आप पर भी काव्य प्रेमियों द्वारा किए स्नेह की भी कोई तोड़ नहीं है। इस तरीके से ये प्रेम आप पर सब लोग कर रहे हैं। ऐसे ओम जी के, हमने कहा हास्यमेव जयते, और उस हास्यमेव जयते के लिए अशोक चक्रधर जी जैसे
महनीय व्यक्ति ने आना, अपने क्षेत्र के महनीय व्यक्ति ने, कि नहीं, अगर ओम के लाए हुए नमकीन का स्वाद मैंने चखा है, ओम की लाई हुई कविता का कहीं ना कहीं स्नेह आज मेरे मन में है, तो उस स्नेह का एक दीप जलाने के लिए मुझे उज्जैन में जाना ज़रूरी है। इस भाव से आज अशोक जी आप यहाँ पर आए हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि ओम जी की केवल कविता नहीं, उनके मन में जो भाव थे, उनको सबको एकत्रित ले करके चलने के जो उनके भाव थे, कि कहीं जाना हो तो अकेले नहीं जाना है, सबको बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, खाओ तो भी सब मिल करके खाओ। ये जो मिलना बांटना जो थोड़ा थोड़ा हमारा कम हो रहा है ज़िंदगी में, ये भी अगर हम लोगों ने याद रखा तो मैं मानूंगी ओम जी को सदैव हमने पास में रखा है। धन्यवाद। फूल खिलकर उदास है, समंदर को भी आज पानी की प्यास है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे, ओम जी को भी आप सबकी तालियों की आस है। रहनुमा बन गया सबको हंसाकर, और यूं ही चला गया वो सबको रुलाकर। नलखेड़ा में प्रथम बार 1991 में पंडित ओम व्यास ओम ने काव्य पाठ किया, और पहली बार में ही हूट हो गए थे। तब से उन्होंने प्रण लिया कि मैं जीवन में अब कभी हूट नहीं होऊंगा, हमेशा श्रोताओं को शूट करूंगा। 13 बार उन्होंने श्रोताओं को पिटवाया, जो मेरे पास जानकारी है, संकलन है। और राजनीति पर पंडित ओम व्यास ओम ने कभी कोई कविता नहीं लिखी। वे जब भी काव्य मंचों से पारिश्रमिक मिलता था, 15% गरीबों में बांट देते थे। कबाड़ा और ठहाका जैसे कार्यक्रम उज्जैन शहर में श्री ओम व्यास ओम की देन है। 50 पैसे के पॉपकॉर्न बेचने वाले कवि ने 75,000 रुपये के टिकट पर हवाई यात्रा की। ये पंडित ओम व्यास ओम की योग्यता का प्रमाण है। चोटी के चोटी वाले कवि जिन्होंने कि लाल किले के मंच से काव्य पाठ किया, उनके गुरु को मैं आमंत्रित करता हूं कि कुछ नया करने वालों की चलती कहानी है। उन्हीं के पैर पूछती जुग जुग जवानी है, और कौन पूछता है रेंग रेंग कर चलने वालों को। यहाँ तो अशोक चक्रधर जी के चर्चे हैं, जिनकी चाल तूफानी है, जिनकी चाल मस्तानी है। जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री अशोक चक्रधर जी। भरे सबको हास्य व्यंग का रस श्री अशोक चक्रधर। परम आदरणीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, उनके साथ बैठी हुई ओम जी की माँ सोम जी, जौनवाल जी, जटिया जी, हमारी चिंतामणि जी, इब्राहिम साहब, और ये स्वामी मुस्कुरा के, और आप सब जिनके हृदय में, सबके हृदय में स्थापित हैं ओम व्यास, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत सही कह रही थी ताई कि अगर चाहक न हो, ग्राहक न हो, गुणग्राहक न हो, तो अस्तित्व नाहक है। कोई भी कवि जब तक सराहा न जाए, जब तक चाहा न जाए, और जिसकी बातें सुन के ठहाका लगाया जाए या कराहा न जाए, आप अपनी कराह को रोक नहीं सकते, अंदर से निकल के आती है। तो कोई कवि जो अपनी आह कराह को भी वाह वाह में बदलने की क्षमता रखता हो, उनकी पहली किताब का नाम ही था आह से वाह तक। अगर आप ओम की काव्य यात्रा से परिचित हों, 4 किताबें मैंने उनकी देखी, मंच पर हैं तो मेरे नेपथ्य में है, तो वही ऊर्जा दे रही बोलने की। मैं सचमुच चमत्कृत हूँ आदरणीय सुमित्रा जी को सुनकर कि उन्होंने मेरी भी कविताएं पढ़ी हैं, और वे कविताएं उद्धृत की हैं जिनको कोई जानता नहीं। वे कविताएं जो मेरे सहकर्मी मित्र, अगर उनसे पूछो कि भैया अपन संस्कृति पढ़ी है, तो शशिकांत यादव को ही नहीं पता होगा, या मैं नाम के लिए ले रहा हूँ, भाटी जी आपको भी नहीं पता होगा। तो हम सब जो घाटी कवि हैं, इस घाट से उस घाट तक जाते हैं, चंदन घिसते हैं, सुगंधी फैलाते हैं,
और जजमान से दक्षिणा लेके चले आते। फिर क्या है, फिर अगले दिन चंदन घिसने की तैयारी करते हैं, फिर किसी और जजमान की ओर तलाशते हैं, फिर कोई मिल जाता है। देश बहुत बड़ा है, कवि बहुत कम है। इतना बड़ा देश, 125 करोड़ का देश, जिसका उल्लेख बार बार आदरणीय मोदी जी करते हैं और उन सबको एक साथ संबोधित करते हैं, उसमें अगर कलाकारों की गिनती की जाए, कवियों की गिनती की जाए, तो इन कवियों को कमबख्त ये भी नहीं मालूम कि उनकी संख्या बहुत कम है, 125 ही होगी। तो 1 करोड़ पे अगर एक आया है तो वो हमारा सरमाया है, और उसको पता ही नहीं कि वो कुछ है। और जिस दिन उसको पता लग जाता है कि वो कुछ है, उस दिन वो कुछ रहता ही नहीं। कवि की महत्ता इसी में है कि उसको पता नहीं रहे कि वो क्या है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं कविता नहीं लिखता, मेरी कविताएं मुझे लिखती हैं। जिस कवि की कविताएं स्वयं को लिखने लगे, मां कविता लिखी उसने नहीं, मां ने उसको लिखा, और वो मां यहां बैठी हुई है, मेरे लिए तो यही रोमांचकारी बात है। मुझसे कहा गया कि सर्किट हाउस में चलेंगे, नहीं नहीं, मैं तो मां के पास चलूंगा। और मां ने आज 2, ढाई, 3, 4 मिनट तक मुझे छोड़ा नहीं। वो जो स्पर्श है, उस स्पर्श में जो आशीर्वाद है, और उसमें आपने देखा होगा कि ओम व्यास अंत में कहते थे कि मैं दुनिया की सारी माँओं को प्रणाम करता हूँ। तो मुझे लगा उस माँ ने दुनिया के सारे बेटों को आलिंगन ग्रस्त कर लिया है और मेरे ऊपर कृपा की वर्षा की है। मुझे मालूम है कि जब मुन्ना, इनका मुन्ना, जिसका नाम इतना हो गया, चोटीधारी हो गया, चोटी का कवि हो गया, जब ये आने वाला था तब बत्ती गुल थी, बिजली नहीं थी। और जैसे ही एक रुदन की ध्वनि आई और अवतार लिया महाप्रभु ने, तो बिजली आ गई। तो इनके मुंह से अनायास निकला कि लो लाइट आ गई, और नामकरण उन्होंने तत्काल कर दिया कि ये ओम का प्रकाश आया है। तो उससे ओम प्रकाश नाम हो गया। तो नामकरण करने वाली ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ऐसे ओम नाद का प्रकाश है जिसको कोई रोक नहीं सकता, ये आगे निरंतर फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। ये दूसरा संयोग है कि क्षिप्रा के तट पर कवि सम्मेलन भी लगभग इतने वर्ष से चल रहे हैं, हर वर्ष होता है, अभी भी आपके यहाँ होता है। तो ओम जी के पिता और माँ दोनों कवि सम्मेलन प्रेमी, रोटी बांध के, कंबल लेके और पानदान लेके ये नदी तट पर चले जाते थे और कविताएं सुनते थे। तो गोदी में लिटाकर ओम को ले जाते थे। तो वो जो नाद कविताओं का होता था, जो भी कविताएं होती थी उस जमाने में, वो अप्रत्यक्ष रूप से अंदर आती रहीं और माँ क्षिप्रा की मलयानिल समीर से एक कवि का निर्माण करने लगी। मेरी बात हो रही थी आदरणीय बालकवि बैरागी जी से। उन्होंने कहा ये यार क्या करता है, ये खड़ा हो जाएगा बहुत देर तक, बोलेगा नहीं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं बोले, वो इधर मुंडी घुमाएगा फिर इधर मुंह करेगा, ये क्या है यार। मैंने कहा साहब, मौन की एक भाषा होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने उस मौन को भी समझ लिया। सबसे बड़ी भाषा तो मौन की ही होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मौन में कौन है, मौन में क्या घटित हो रहा है। खैर, आदरणीय बैरागी जी सदैव वाचिक परंपरा के कवियों के समर्थक रहे हैं, और जैसा आदरणीय ताई कह रही थी कि श्रुतियों की परंपरा वेदों से चली आती हुई जो हमारे यहाँ आ रही है अजस्र, हम वाचिक परंपरा के लोग हैं, हम श्रुति परंपरा के लोग हैं। ओम व्यास ने कहाँ क्या कहा, हवा में चला गया, जो कागज पर उतर आया वो उतर आया। बहुत से लोग वाचिक परंपरा के नहीं होते, सीधे पुस्तक पर ही लेखनी फिराते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं कल्पनाओं के जरिए। तो दो तरह के कवि होते हैं।
एक वो जो पुस्तक के होते हैं, दूसरे वो जो उस तक के होते हैं। अगर मैं अपना हाथ इतनी देर नहीं रखता तो आप ताली नहीं बजाते। उसका कारण ये है, ये एक मनोवैज्ञानिक मामला है, ये एक सौंदर्य शास्त्रीय मामला है, ये एक समाज शास्त्रीय मामला है। तो मंच का जो कवि है वो सौंदर्य शास्त्री भी है, मनोवैज्ञानिक भी है और समाज शास्त्री भी है। और समाज को आप घर में अकेले बंद कमरे में बैठ के बाबरा अहेरी लिखते हुए या नदी के द्वीप पर बैठकर या अपने अपने अजनबी बनकर या एकांतिक साधना करते हुए असाध्य वीणाएं लिखते हुए नहीं जान सकते। समाज को आप जान सकते हैं समाज में धंसने के बाद। पुल से नदी पार नहीं होती, नदी में धंसे बिना नदी पार नहीं होती है। आप समझो कि पुल से पार की और नदी पार हो गई, नरेश सक्सेना जी ने कहा नहीं ना, पुल से जाने से नदी पार नहीं होती। पुल पार नहीं होती बिना नदी में धंसे। जब तक आप उसमें नहीं जाओगे, अवगाहन नहीं करोगे, तब तक आप न कर पाओगे कुछ भी। तो मित्रों, एक बात और आई सामने कि मान लीजिए हास्य कवि सम्मेलन होते हैं। आपने आज ही के वृत्त चित्र में देखा, 2 बार 2 कवि सम्मेलनों में ओम व्यास ने एक जैसी बात कही प्रारंभ में। तो वो तो होता है कि हर आदमी का अपना कुछ टोटके होते हैं जो घोट के लाता है और उसको मालूम है कि इनको रोक के काम नहीं चलेगा, इनको ठोक के काम चलेगा। तो उनको आजमाई हुई चीज़ों को बारंबार दोहराता है, क्योंकि वहाँ श्रोता नए हैं, सुनने वाले नए हैं, उनके ठहाके नए हैं। हम ये कविता और इस प्रकार की प्रारंभिक उक्तियाँ ओम के मुंह से पहले भी सुन चुके हैं, तो हमने शांत भाव से डॉक्यूमेंट्री को सुना। लेकिन अमिताभ बच्चन ठहाका मार रहे थे, वो भी बैठे होते तो अब ना हंसते, क्योंकि एक बार हंस चुके हैं। हंसी की उम्र बड़ी कम होती है। गीत पर तो आप 10 बार रो सकते हो, लेकिन हंसी की बात पर दोबारा हंसना कौशलपूर्ण कार्य है, जो बिल्कुल ही विरक्त हैं और हंसने के लिए ही पैदा हुए हैं। हंसने के अलावा जिनके पास कोई काम नहीं है वो किसी भी बात पर हंस लेंगे। लेकिन सार्थक हंसी एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। हंसी आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है, और जब आती है तो धुआंधार आती है, गाल गुलेल हो जाते हैं, सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये हंसी अपना शिकंजा कुछ इस तरह कसती है कि मुंह दांत भींच लो तो तौंद हंसती है। उसी में एक प्रसंग था कि तरुण सागर जी महाराज के यहाँ इनको बुला लिया गया। अब सारे के सारे जैन मुनि अनुशासन प्रिय, संध्या काल में भोजन संपन्न करके शीघ्र शयन को उत्सुक, वो कवि सम्मेलन की परंपरा तो सुदीर्घ हो जाती है। ओम की जब बारी आई, उससे पहले उठने वाले थे, किसी ने कहा ना ना इसको सुन के जाइए मुनि महाराज। वो बैठ गए। ओम ने जो प्रारंभिक 10-5 मिनट का तबला ठोका, उसमें उनको मुस्कानें आईं जो उनके दबे चेहरों के बाहर भी झांक रही थीं, आँखों से बरस रही थीं। फिर 2-4 और प्रयोग किए ओम ने, तो उनकी हंसी रोकने का श्रम हमें दिखाई दे रहा था सामने से कि ये कितना मुश्किल से रोक पा रहे हैं। फिर जब तीसरा चरण आया उनकी बातचीत का, अब मुनि महाराज से न रहा गया। सारे अनुशासन पर्व समाप्त हो गए और उनकी तौंद में कंपन होने लगा। सब लोग समझने लगे कि अब मुनि जी से रहा नहीं जा रहा। और सचमुच ऐसा हुआ कि फिर जब नहीं ही रहा गया, ऐसी बहुत सारे प्राकृतिक निस्सरण होते हैं जिनको रोक नहीं सकते आप, लेकिन हंसी एक पवित्र सुगंधित निस्सरण है, अनायास आप उसे रोक नहीं सकते हैं। मुनिवर ने ठहाका लगाया जोरदार, और उनका रुकना अनुशासन विहीन होता। तत्काल खड़े हो गए, उठ के आए, ओम के शीश पर हाथ फेरा और फिर शयन को चले गए। एक अदद ठहाका उन्होंने एक अदद जीवन की तरह जिया, एक अदद आस्था की तरह लिया और एक अदद मनुष्यता के पैरोकार की तरह लिया, और नमोकार को भूल के लिया। ये ओम के लिए, ओंकार के लिए किया। ये एक बड़ी बात। तो उस्तक और पुस्तक, इसमें फर्क है। बुक और बुकिंग, इसमें फर्क है। कुछ बुकिंग के होते हैं, भाटी जी के पास आएंगे लोग कि भाई हमारी ये 8 कवियों की बुकिंग कर लो। अब ओम ने पैसे बढ़ा दिए तो स्वामी मुस्कुरा के पास जाएंगे कि भैया जरा अपने भैया को संभाल लो। तो ये उनके पास जाएंगे और ओम कहेंगे कि अच्छा तेरे पास आया था तो ठीक है, अगर वो तेरे कपड़ों का खर्चा दे दे, वो मैं खरीद के लाऊंगा दुबई से, तो मैं चला जाओगे।
सच बताऊं आपको, इनके कपड़ों के लिए खरीदारी में मैंने उनका सहयोग दिया है। और कहाँ खरीदने जाते थे, हमने किसी से पूछा भाई कुर्ते के कपड़े वहाँ मिलेंगे, उसने बता दिया। फिर वो बोला भाई साहब ये पूछिए कि पर्दों के कपड़े कहाँ मिलेंगे। एक आध बार तो ये भी कहा कि दरियों के कहाँ मिलेंगे, मैं तो वो भी प्रयोग कर सकता हूँ। गनीमत है कि कालीनों तक नहीं पहुंचे। फिर आप जो है ना किस कालीन कवि हो जाते, पता नहीं लगता कि कहाँ गया हमारा शैलेंद्र भैया, ये तो समकालीन था, ये कालीन हो गया। इनके लिए कड़ा, कंगन बड़े बड़े। तो दुकानदार ने पूछा कि भाभी जी बहुत मोटी हैं क्या, उनका हाथ मोटा है क्या? तो स्वामी के हाथ का नाप उनको पता रहता था कि अपने हाथ पे अंगूठा ऐसे लगा के, उंगली मिला के, और उसको थोड़ा धीरे 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 ऊंचा करते थे, धीरे धीरे धीरे, एक एक मिलीमीटर, और तक कहते अब भाई साहब अब आ गया, अब दूसरे कंगन उठा के इसके साथ लगा के देख लो, ये स्वामी के आ जाएगा। फिर टोपियां तरह तरह की, मालाएं तरह तरह की, जूतियां तरह तरह की, आभूषण तरह तरह के। तो मित्र हो तो ऐसा जैसे इत्र होता है, वो सुगंध लेने जाता है। यायावरी वृत्ति थी, खूब घूमने में आनंद आता था, लगभग मैं भी वैसा ही हूं। तो चीजें खरीदने में किसके लिए क्या उपहार ज्यादा अच्छा होगा। मोहन सोनी जी को तरबूज प्रिय था, मोहन सोनी के यहाँ हर बार तरबूज लेके जाते थे। एक बार तरबूज लेके गए तरबूज के मौसम में, और मोहन सोनी नहीं मिले तो भाभी को चरण छू के दे आए। तो मोहन सोनी को इतना मलाल हुआ, बाद में जब उनको पता लगा कि ओम चले गए, उसने कहा कि आज के बाद मैं तरबूज नहीं खाऊंगा। तो ये एक भावनात्मक संबंध है, वो तरबूज नहीं है, वो बिना मदिरा यानी बिना बूज में तर हुए तरबूज की अवहेलना है। लेकिन एक कवि का आदर है, एक प्रेम के संस्कार की महत्ता का अनुपालन है, एक अवगाहन है, और ये उसके कवि होने का सबूत है। बहुत सारे कवि मैंने देखे हैं, मुझे खुद आश्चर्य होता है कि कवि सम्मेलन के मंच पर मुझे 55 साल हो गए, बचपन से 55 साल हो गए। जब मैं 56 साल का हुआ था, मेरे ख्याल से 12-1 साल पहले, उम्र गणित लगा लो आप मेरा। तो एक फिल्म आई थी अब तक 56। ओम ने फोन मिलाया, बोला भाई साहब ऐसा है कि 56 के हो रहे हो, अब तक 56 के हो गए हो, तो कुछ इसका खेल करो ना, अब तक 56 का। मैंने कहा देखो अब तक 56 में 56 खून हुए थे, तो उससे तो मेरा कोई तादात्म्य आप लगा नहीं सकते कि मैं कोई खूनी व्यक्ति हूँ, या मैं तो कल्पना में भी नहीं कर सकता। मैं तो कल पिस्तौल छूने में भी डरता हूँ, एक आध छू के देखिए तो मज़ा नहीं आया। तो नहीं पिस्तौल तो उसमें होगी। अच्छा वो क्या है, मैंने बताया ना, सौंदर्य शास्त्रीय, ग्राफिक डिजाइनिंग, इतना सुंदर हस्तलेख कवियों में किसी का नहीं मिलेगा जितना ओम का था। षटकोण बनाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे, क्या क्या नहीं कर देंगे। मैं विषयांतर करके फिर लौटाऊंगा, चिंता मत करिए। मेरे घर फिर मैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ याद आ जाती है, ताई क्या करूं। मेरे घर आते थे तो आंगन में आटा मांगते थे, उसका एक गोला बनाते थे, फिर कुछ उसमें त्रिकोण बनाते थे, कुछ उसमें यांत्रिक, जैसे यंत्र होता है ना कोई तांत्रिक का यंत्र, ऐसा कुछ बना के उसमें वेदी नीचे रख के और तरह तरह की हवन सामग्री से घर को महका देते थे। तो फिर ओम की उपस्थिति वहाँ बनी रहती थी। तो जब ओम नहीं रहे, उससे पहले का मुझे याद आया, मैंने कहा कि अपनी पत्नी से कि ओम आए हैं क्या? बोले आपको कैसे मालूम? मैंने कहा हवन की किसी कुछ महक आ रही है। तो उन्होंने तो हवन किया ही नहीं। मैंने कहा फिर उज्जैन की नमकीन की आ रही है। बोले वो तो आ सकती है, लेकिन उतनी महक उसकी पॉलीथिन फाड़ के नहीं आ सकती बाहर, हवन की तो धुआं के कारण आ जाती है। कैसे पता लगा? अरे मैंने कहा उसके सफ़ेद जूते रखे थे, उससे मुझे पता लग गया कि वो आया हुआ है। सफ़ेद जूते वहाँ बाहर दरवाजे के रख के
फिर वो अपना काम शुरू करते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि क्या बता रहा था, 56। देखिए मैंने अपने आप की परीक्षा भी ली कि आपका सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहरहाल जब पिस्तौल को भी कार्ड पर लगाने का उन्होंने निर्णय ले लिया, एक और ग्राफिक डिज़ाइनर बालिका मेरे साथ थी, मीनाक्षी पायल,